सुबह के 6 बजे थे। सर्दी की वजह से अभी भी हल्की धुंध छाई हुई थी। सुरेखा देवी ने कंबल हटाकर देखा। उनका बेटा प्रवीण और बहू संगीता अभी भी आराम से सो रहे थे। सुरेखा देवी जी ने धीरे से रसोई का दरवाज़ा खोला। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने जोर से आवाज़ की तो संगीता तुरंत बाहर आकर नाराज़ होगी। उन्होंने जल्दी से अपने और अपने पति रमेश बाबू के लिए 2 कप चाय बनाई। बरामदे में आकर रमेश बाबू को आवाज़ दी, सुनो जी, चाय पी लो, आज मौसम कितना अच्छा है, बाहर बैठकर ही पीते हैं। रमेश बाबू खाट से उठकर आए। उनके चेहरे पर उदासी थी। सुरेखा, तुम्हारी चाय में अब स्वाद नहीं रहा, उन्होंने जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहा। सुरेखा देवी मुस्कुराई, अरे वाह, चाय में स्वाद तो तब आता था जब रसोई पर मेरा राज चलता था। अब तो रसोई और घर के नियमों का राज चलता है और मेरी चाय में तो बस प्रेम का रंग बचा है जो इन नियमों में फीका पड़ जाता है। रमेश बाबू को पत्नी की बात का गहरा अर्थ समझ आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी चाय में आज भी मेरे लिए बहुत स्वाद है, पर तुम्हारा बेटा और बहू, उन्होंने हमारी ज़िंदगी का सारा स्वाद छीन लिया है। तभी संगीता कमरे से बाहर आई, बालों को लपेटते हुए, मम्मी जी, आप लोगों की सुबह यहीं से शुरू हो जाती है। आपको पता है ना मेरे सोने का समय क्या है? और यह देखिए, रसोई में गंदगी फैला दी। मैंने कितनी बार कहा है, जब तक मैं न कहूँ रसोई में मत जाइए। मुझे अपने नियमों से घर चलाना पसंद है। रमेश बाबू को गुस्सा आ गया। बहू, यह हमारा घर है और मेरी पत्नी ने रसोई बनाई है, तुम्हारे लिए नहीं। संगीता तमतमाकर बोली, बाबूजी, घर के कागजात किसके नाम पर हैं, यह मत भूलिए। प्रवीण दिन रात मेहनत करके यह घर चलाता है, इसलिए नियम भी हमारे चलेंगे। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो अपने कमरे में रहिए। और हाँ, आज मैं दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे किटी पार्टी में जाना है। कल रात की दाल और चावल बचे हैं, आप लोग वही खा लीजिएगा। सुरेखा देवी ने पति को शांत किया और बोली, जाओ बेटा, तुम देर मत करना, हम संभाल लेंगे। पर संगीता के जाते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। रमेश जी, अब और नहीं सहा जाता, मुझे हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मैं इस घर की मालकिन हुआ करती थी, आज एक किराएदार से भी बदतर हूँ। कम से कम किराएदार को तो पता होता है कि उसके रहने की जगह कहाँ तक है। रमेश बाबू ने हिम्मत जुटाई, ठीक है सुरेखा, अब हम अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जिएंगे। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। रमेश बाबू ने चुपचाप अपने एक पुराने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से बात की। उन्होंने अपने नाम पर शहर से कुछ दूरी पर एक छोटा हवादार फ्लैट खरीदा, जो उनकी पेंशन और कुछ पुरानी बचत से आसानी से खरीदा जा सकता था। 2 हफ्तों के भीतर सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। एक सोमवार की शाम जब प्रवीण और संगीता दफ्तर से लौटे तो देखा कि बरामदे में 2 बड़ी अटैचियाँ रखी हैं। बाबूजी, यह क्या है? प्रवीण ने हैरानी से पूछा। रमेश बाबू मुस्कुराए। उनकी आंखों में पहली बार बरसों बाद आत्मसम्मान की चमक थी। बस बेटा, तुम्हारी और हमारी मंजिलें बदल गई हैं। यह घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। आज से मैं और तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रहेंगे। प्रवीण और संगीता हक्के बक्के रह गए। आप मजाक कर रहे हैं बाबूजी? संगीता ने ऊंची आवाज़ की। सुरेखा देवी अटैची को पकड़कर खड़ी थी। उन्होंने संगीता की ओर देखा और कहा, नहीं बहू, कोई मजाक नहीं। तुम्हारी हर बात पर हाँ बोलने की आदत ने हमें ना बोलना सिखा दिया। हमने सोचा था कि
हम तुम्हारे बच्चों के लिए इस घर में रहेंगे, पर जब हमें 2 वक्त की रोटी भी इजाज़त से खानी पड़े तो ऐसे घर से दूर रहना ही बेहतर है। रमेश बाबू ने प्रवीण के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हमने अपने लिए नया घर ले लिया है। हमारी पेंशन इतनी है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं। तुम इस घर को, इसके नियमों को मुबारक हो। हम जा रहे हैं। प्रवीण घबरा गया। बाबूजी, लोग क्या कहेंगे? मेरा क्या होगा? मेरी बदनामी हो जाएगी कि मैं अपने माँ बाप को नहीं रख सका। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तुम्हें लोगों की चिंता है। जब तुम्हारी माँ मेरी फालतू बातों के लिए समय मांग रही थी तब तुम्हें अपनी मीटिंग की चिंता थी। अब जब हमने तुम्हारे लिए वक्त निकालना बंद कर दिया है तो तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता है। हमने अपने जीवन के दूसरे दरवाजे से निकलना तय किया है। तुम अपने जीवन के दरवाजे संभालो। रमेश बाबू ने सुरेखा देवी का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर खड़े ऑटो रिक्शा की ओर चल दिए। प्रवीण और संगीता गिड़गिड़ाते रहे, पर अब उनकी एक न चली। नए फ्लैट में रमेश बाबू और सुरेखा देवी ने अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू की। वहाँ उन्हें शांति, सम्मान और अधिकार मिला। सुरेखा देवी अपनी मर्जी से सुबह सुबह पकौड़े बनाती, अपनी पसंद की सब्ज़ी पकाती और घर के छोटे छोटे पौधों की देखभाल करती। उधर प्रवीण और संगीता का जीवन धीरे धीरे खालीपन से भर गया। घर बड़ा था पर उसमें खुशी नहीं थी। कुछ साल बाद उनका बेटा भी पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और फिर कभी लौटा नहीं। प्रवीण और संगीता अब अपने बड़े घर में अकेले रह गए थे, जहाँ नियम तो थे पर उन्हें मानने वाला कोई नहीं था। वे दोनों अब अक्सर पुराने घर के बरामदे में बैठते और याद करते कि कैसे सुरेखा देवी सुबह सुबह चाय के साथ हल्की धूप में विटामिन डी लेने को कहती थी। आज उन्हें उनकी बनाई हुई नमकीन आंसुओं वाली चाय का स्वाद समझ आ रहा था। समय का चक्र घूम चुका था। प्रवीण और संगीता अपने बड़े घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन वह घर अब उन्हें काट खाने को दौड़ता था। जहाँ कभी सुरेखा देवी की हल्की फुल्की आवाज़, पूजा की घंटी और रसोई की धीमी खटखटाहट होती थी, अब वहाँ सिर्फ गहरा सन्नाटा पसरा था। प्रवीण दफ्तर से लौटता तो संगीता दरवाजे पर उसका इंतज़ार करती। अब कोई माँ नहीं थी जो पहले से चाय बनाकर रखती हो, ना ही कोई था जिससे वह दफ्तर की थकान की शिकायत कर सके। एक शाम प्रवीण ने संगीता से कहा, संगीता, मुझे याद है जब माँ ने हमसे पूछा था कि बाहर का खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो तुमने कहा था कि अपने लिए कल की दाल गरम कर ले। आज मुझे बाजार की चाय भी बेस्वाद लगती है क्योंकि उसमें माँ के हाथ का प्यार नहीं है। संगीता की आंखें भर आईं। मुझे माफ़ कर दो प्रवीण, मैंने सोचा था कि घर मेरे नियमों से चलेगा, पर मैंने नियमों के चक्कर में घर की आत्मा ही निकाल दी। मुझे अब समझ आ रहा है कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, बल्कि प्यार और सम्मान देने वाले लोगों से बनता है। कुछ समय बाद संगीता बीमार पड़ गई। तेज़ बुखार और कमजोरी के कारण वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। प्रवीण ने छुट्टी ली और उसकी देखभाल करने लगा, पर उसे रसोई का कोई काम नहीं आता था। उसे याद आया कि जब भी वह बीमार होता था, सुरेखा देवी बिना कुछ कहे दिन रात उसके लिए काढ़ा बनाती थी और गरम रोटियां सेक कर लाती थी। अब उन्हें अपने बेटे आकाश की कमी बहुत महसूस हुई।
जो विदेश में अपने परिवार के साथ व्यस्त था और फ़ोन पर भी बस जल्दी जल्दी बात करके रख देता था। एक रात संगीता का बुखार बहुत बढ़ गया। प्रवीण घबरा गया। उसने तुरंत आकाश को वीडियो कॉल किया। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। प्रवीण ने लगभग रोते हुए कहा। आकाश स्क्रीन पर परेशान दिखा, पर तुरंत बोला, पापा मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। फ़्लाइट का टिकट बहुत महंगा है और मेरी नौकरी में इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी। आप माँ को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, मैं पैसे भेज देता हूँ। प्रवीण और संगीता को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो। उन्हें याद आया कि उन्होंने भी अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी माँ को पैसे देने की बात की थी, पर अपना वक्त और प्यार नहीं दिया था। संगीता के ठीक होने के बाद उन्होंने रमेश बाबू और सुरेखा देवी से मिलने का फैसला किया। उन्हें पता था कि उनके माता पिता नए फ्लैट में खुश हैं। एक रविवार को वे दोनों उस नए फ्लैट पर पहुँचे। दरवाज़ा रमेश बाबू ने खोला। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए। प्रवीण उनके पैरों पर गिर पड़ा। हम आपको वापस लेने आए हैं। हम दोनों अब अकेले हैं और हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। रमेश बाबू शांत खड़े रहे। उन्होंने प्रवीण को उठाया और सोफे पर बैठने को कहा। सुरेखा देवी चाय की ट्रे लेकर आईं। उन्होंने 2 कप चाय प्रवीण और संगीता को दी। चाय के साथ उन्होंने 2 बिस्किट भी रखे। सुरेखा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बहू, आज चाय के साथ बिस्किट भी हैं। हमें अब किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। संगीता फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमेश बाबू ने कहा, बेटी, माफ़ी तो हमने तुम्हें उसी दिन दे दी थी जिस दिन हमने तुम्हारा घर छोड़ा था, पर घर छोड़कर हमने तुम्हें एक आईना भी दिया था। हमने तुम्हें तुम्हारे जीवन के नियम दिए थे जिन्हें अब तुम अपने बच्चों से सीख रहे हो। सुरेखा देवी ने प्रवीण के सिर पर हाथ रखा। हम खुश हैं बेटा, यह हमें सम्मान मिला है। तुम्हें अब हमें वापस ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों अपनी गलतियों से सीखो, अपने जीवन में दूसरों की सेवा करो। हमने तुम्हें स्वतंत्रता दी है ताकि तुम अपना पश्चाताप स्वयं दूर कर सको। प्रवीण और संगीता समझ गए कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उनके माता पिता ने अपने लिए एक ऐसा जीवन चुना है जहां उन्हें अब किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने माता पिता के चरणों को छूकर विदा ली और यह संकल्प लिया कि अब वे अपना जीवन दूसरों को सम्मान देने में लगाएंगे। उन्होंने अपने शहर के एक गरीब बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की। प्रवीण अपने दफ्तर के बाद वहाँ पढ़ाता और संगीता उन बच्चों के लिए प्यार से नाश्ता तैयार करती। उन्हें अब अपने बेटे आकाश की कमी उतनी नहीं खलती थी, क्योंकि वे अब दूसरों के बच्चों में अपना प्रेम बांट रहे थे। उन्हें अपने माता पिता के लिए दुख नहीं था, बल्कि इस बात की खुशी थी कि उन्होंने अपने लिए आत्म सम्मान का जीवन चुना था। प्रवीण और संगीता ने अपनी बची हुई जिंदगी को पूरी तरह से सेवा को समर्पित कर दिया था। अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें वह मानसिक शांति मिली जो उन्हें उनके आलीशान घर में कभी नसीब नहीं हुई थी। एक दिन प्रवीण को पता चला कि जिस नई सोसाइटी में रमेश बाबू और सुरेखा देवी रहते थे, वहाँ के निवासियों ने एक बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र
बनाने का फैसला किया है और इसके लिए दान इकट्ठा कर रहे हैं। प्रवीण को एक विचार आया। उसने संगीता ने अपनी बची हुई सारी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा उसके केंद्र के निर्माण के लिए दान कर दिया। उनका उद्देश्य अपने माता पिता को प्रभावित करना नहीं था, बल्कि उन सभी बुजुर्गों के प्रति अपना पश्चाताप व्यक्त करना था जिन्हें कभी अपने बच्चों से सम्मान नहीं मिला था। कुछ हफ्तों बाद मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन था। सोसाइटी के लोगों ने रमेश बाबू और सुरेखा देवी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, क्योंकि वे सोसाइटी के सबसे सम्मानित और सक्रिय सदस्य थे। जब दोनों उद्घाटन के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य हॉल में एक बड़ी पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था समर्पण श्री प्रवीण और श्रीमती संगीता द्वारा उन सभी माता पिता के सम्मान में जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रमेश बाबू और सुरेखा देवी ने एक दूसरे को देखा। उनका बेटा और बहू वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने चुपचाप दान दिया था, बिना कोई श्रेय लिए। उसी शाम रमेश बाबू और सुरेखा देवी प्रवीण और संगीता के छोटे से किराए के घर पहुँचे। दरवाज़ा संगीता ने खोला। उसने अपने सास ससुर को सामने देखकर चौंक गई। मम्मी जी, बाबूजी, आप यहाँ? सुरेखा देवी मुस्कुराई। हाँ बहू, हम बस तुम्हें और प्रवीण को धन्यवाद देने आए हैं मनोरंजन केंद्र के लिए जो तुमने किया। प्रवीण तुरंत आगे आया और बोला, बाबूजी, यह सिर्फ एक छोटा सा दान था। यह आप लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए था। हमें अब समझ आ गया है कि संपत्ति का असली मूल्य तब होता है जब उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए। रमेश बाबू ने कहा, प्रवीण, संगीता, हमने तुम्हें वापस कभी ना आने का फैसला इसलिए सुनाया था ताकि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास हो। आज हमें इस बात की खुशी है कि तुमने अपने पश्चाताप को अपने लिए एक नई राह में बदल दिया है। तुम दोनों अब सिर्फ हमारे बेटे बहू नहीं हो, बल्कि तुम उन सभी बच्चों के लिए एक सबक हो जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं। सुरेखा देवी ने अपनी बहू संगीता को गले लगाया। यह पहली बार था जब संगीता को लगा कि उसे अपनी सास से वास्तविक स्नेह मिल रहा है, जो दिखावा नहीं था। बेटा, सुरेखा देवी ने धीमे से कहा, तुम लोग अपने इस सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ो। हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। माफ़ी हमेशा दे दी जाती है, पर रिश्ते तभी जुड़ते हैं जब गलतियां सुधार ली जाती हैं। तुम दोनों ने अपनी गलती सुधार ली है। रमेश बाबू और सुरेखा देवी कुछ देर उनके साथ बैठे। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, ना ही उन्हें वापस आने को कहा। वे जानते थे कि अब उनका बेटा और बहू मानसिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। वे दोनों वापस अपने फ्लैट की ओर चल दिए, यह जानते हुए कि उनका बेटा और बहू अब एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, भले ही वह भौतिक सुख सुविधाओं से भरी ना हो। प्रवीण और संगीता ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि आज उन्हें अपनी माँ बाप का आशीर्वाद मिला है, जो किसी भी संपत्ति से ज़्यादा कीमती था। प्रवीण और संगीता ने अपनी बची हुई ऊर्जा और संपत्ति का उपयोग अपनी लाइब्रेरी और समाज सेवा के कामों में लगाना जारी रखा। उन्होंने कभी भी रमेश बाबू और सुरेखा देवी को अपने साथ वापस आने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते थे। उधर रमेश बाबू और सुरेखा देवी अपने नए फ्लैट और सोसाइटी में खुशी से जी रहे थे।
वे अपने पुराने मित्र विमलेश जी और अन्य सम्मानित बुजुर्गों के साथ समय बिताते थे। वे अब किसी के मोहताज नहीं थे, न प्यार के लिए और न सम्मान के लिए। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम पारी को शांति और आनंद से भरा पाया। कई साल बीत गए। एक दिन सुरेखा देवी शांत नींद में ही संसार से विदा हो गईं। यह प्रवीण और संगीता के लिए एक गहरा भावनात्मक झटका था। जब प्रवीण और संगीता अपनी माँ के अंतिम संस्कार में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी के सभी लोग और पुराने मित्र कितने दुखी थे। सुरेखा देवी ने अपनी छोटी सी जिंदगी में वहाँ भी इतना प्यार और सम्मान कमाया था कि लोगों की आंखें नम थी। रमेश बाबू ने अंतिम संस्कार के बाद प्रवीण से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जिया। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उनकी इच्छा थी कि तुम और संगीता अपने सेवा के काम को जारी रखो। कुछ ही महीनों बाद रमेश बाबू भी सुरेखा देवी के पास चले गए। माता पिता के जाने के बाद प्रवीण और संगीता ने उनकी वसीयत देखी। वसीयत में उन्होंने अपनी बची हुई पूरी संपत्ति, जिसमें नया फ्लैट भी शामिल था, वृद्धाश्रमों और समाज सेवा के कार्यों के लिए दान कर दी थी। उन्होंने प्रवीण और संगीता के लिए कोई भौतिक संपत्ति नहीं छोड़ी, सिवाय एक छोटे से संदेश के। प्रिय प्रवीण और संगीता, हमने तुम्हारे लिए कोई धन नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम दोनों कमा सकते हो। हमने तुम्हें वह विरासत दी है जो सबसे अनमोल है, वह है आत्मसम्मान और सेवा का मूल्य। तुम दोनों ने अपनी गलतियां सुधारी और अब एक सार्थक जीवन जी रहे हो। खुश रहो और हमेशा याद रखना, असली घर वह नहीं होता जो ईंटों से बनता है, बल्कि वह होता है जो प्यार और सम्मान से भरा होता है। तुम्हारे माता पिता प्रवीण और संगीता की आंखों में आंसू थे। इस बार वे पछतावे के आंसू नहीं थे, बल्कि स्वीकृति और प्रेम के आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों में होता है। उन्होंने उस छोटे से किराने के घर में अपनी लाइब्रेरी और सेवा का काम जारी रखा। वे अब जानते थे कि उनके माता पिता ने उन्हें जो रास्ता दिखाया वही सबसे सही और सम्मानजनक था। प्रवीण और संगीता ने अपनी शेष जिंदगी समाज की सेवा करते हुए बिताई और उन्होंने कभी भी अपने बेटे आकाश से अपने साथ रहने की उम्मीद नहीं की, क्योंकि वे अपने कर्मों का फल सहर्ष स्वीकार कर चुके थे। जीवन का चक्र पूरा हो चुका था। जो सम्मान वे अपने माता पिता को नहीं दे पाए थे, अब वही सम्मान उन्हें अपनी निस्वार्थ सेवा के माध्यम से समाज में मिल रहा था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।